वन स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे खादर और बांगर में अंतर, मृदा अपरदन क्या है, उसके क्या कारण हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जाए। खादर और बांगर में अंतर। खादर मिट्टियाँ और बांगर मिट्टियाँ, हमने जब हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि इसको 3 उपभागों में बांटा जा सकता है, खादर, बांगर और न्यूनतम जलोढ़ मिट्टियाँ। तो खादर कौन सी मिट्टियाँ होती हैं? अंतर हमेशा ऐसे ही करना है। 6 अंतर मैंने यहाँ पर बताएंगे, आपकी बुकों में या कहीं पर देखोगे 6 नहीं मिलेंगे उसमें। नदी के तट के समीप नवीन जलोढ़ के निक्षेपण से बने निचले प्रदेशों को खादर कहा जाता है, जबकि नदी के तट से दूर पुराने जलोढ़ों के निक्षेपण से बने ऊंचे प्रदेश को बांगर कहा जाता है। पहला अंतर, डेफिनेशन आगे क्या है। दूसरा, खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं और नए तलछट की परत जमा होती रहती है। बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और तलछट की परत जमा नहीं हो पाती। तीसरा अंतर, ये नदियों के तट के समीप बनी मिट्टियां हैं। खादर जो मिट्टियां हैं वो नदी के तट के पास बनती हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं, नए तलछट का निर्माण होता है, वो नदी के तट के पास ही रहता है। जबकि बांगर नदियों के तट से दूर बनी मिट्टियां हैं, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। चौथा अंतर, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता तटों के पास वाले इलाके में, इसलिए ये बहुत उपजाऊ मिट्टियां हैं। खादर मिट्टियां बहुत उपजाऊ हैं, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं। नदी के तट से दूर की मिट्टियां हैं, प्रतिवर्ष तलछट की वहां नहीं पहुंच पाता, इसलिए कम उपजाऊ मिट्टियां हैं। पांचवा अंतर, खादर मिट्टियों को बेड भूमि भी कहा जाता है, जबकि बांगर मिट्टियों को धाया कहा जाता है। छठा अंतर, ये मिट्टियां बलुई और हल्के रंग की होती हैं, जबकि बांगर मिट्टियां चीका युक्त और गहरे रंग की होती हैं। ये 6 अंतर हैं। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से 4 आप दे सकते हो कोई भी। मृदा अपरदन क्या है? सोइल इरोजन। व्हाट इज सोइल इरोजन? तेज गति की पवनें अथवा बहता हुआ जो जल है वो मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर या उड़ाकर, पवनें उड़ाकर और तेज गति से बहता हुआ जल अपने साथ बहाकर ऊपरी परत को ले जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो निक्षेपित जो इरोडेड जो मटेरियल है उसको निक्षेपित कर देते हैं। इसको अपरदन कहा जाता है, क्योंकि अपरदन से जो ऊपरी परत है वो अनियंत्रण और चली जाती है, कहीं और चली जाती है। इसी वजह से मृदा जो है, मिट्टी जो है वो कृषि के योग्य नहीं रह पाती जहाँ अधिक अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण क्या है? बहुत सारे कारण यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके रोकथाम के उपाय भी हम बताएंगे। पवने, सबसे पहला पवने, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी के जो कण है वो असंगठित रहते हैं, संगठित नहीं रहते हैं। संगठित का मतलब है जुड़े हुए, बंधे हुए नहीं रहते आपस में। ऐसे क्षेत्रों में तेज गति से चलती हुई पवनें अपरदन बहुत ज्यादा कर देती हैं। दूसरा है तीव्र ढाल। तीव्र ढलानों में वर्षा का बहता हुआ जो जल है वो असंगठित मटेरियल को, असंगठित जो पदार्थ हैं, तलछट जो है उसको ऊपर से नीचे की ओर ले आता है। पहला तो पानी से जब मिट्टी सरोवर हो जाती है वो नेचुरली ही वो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से नीचे की ओर जाती है। तो ऐसे तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में असंगठित चट्टानी मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन नीचे की ओर चला जाता है, जिससे अपरदन ज्यादा होता है ऐसे क्षेत्रों में। तो 2 कारण हो गए, पवने और तीव्र ढाल। तीसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों की अगर हम अत्यधिक कटाई करते हैं उससे भी अपरदन होता है। वनों की कटाई कैसे प्रभावित करती है अपरदन को? जैसे जड़ें हैं, जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को संगठित रखती हैं, मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखती हैं, उनको छोड़ते नहीं आसानी से। इस वजह से अगर जंगल होंगे तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। अगर जंगलों का सफाया कर देंगे, हम काटते रहेंगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? असंगठित हो जाएगी और वो बड़ी आसानी से पानी के साथ या हवा के साथ बह जाएगी। दूसरा, बहाव की मात्रा को कम करते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि जड़ें जो होती हैं, आपने देखा भी होगा जिन क्षेत्रों में वनस्पति या घास फूस ज़्यादा होता है वहाँ पर वर्षा का पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाने की वजह से ऊपर दिखाई नहीं देता, पेनिट्रेट हो जाता है नीचे। अगर वर्षा ज़्यादा भी होगी तो भी वनस्पति अधिक होने की वजह से पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, सरफेस पर, धरातल पर प्रवाह उसका कम होगा पानी का, और इसी वजह से प्रवाह जब कम होगा तो वो कम मात्रा में प्रवाहित होगा पानी, तो वो अपरदन भी नहीं करेगा ऐसे क्षेत्रों में, तो बहाव की मात्रा को कम करता है। तीसरा, वनस्पति क्या करती है? जब तेज गति की बौछारें या तेज गति से जब बारिश होती है
मोटी मोटी बूंदें आती हैं तो उनकी मार्ग क्षमता को भी कम करती है वनस्पति। कैसे करती है? जब बारिश एक तो सीधी जमीन पर पड़े, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें जमीन पर पड़ेंगी तो उसको डिटैच कर देंगी, मिट्टी को, सोइल को, उसको असंगठित कर देंगी, उसके छोटे छोटे कणों में उसको विभाजित कर देंगे और वनस्पति ना होने की वजह से वो पानी के साथ धरातल प्रवाह ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो मिट्टी के पानी के साथ जल्दी बह जाएगा। लेकिन जहाँ वनस्पति होती है वहाँ पर क्या होता है, पानी की बूंदें पहले पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ेंगी, फिर टहनी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, तो वर्षा की बौछारों की तीव्रता जो है उसको कम करती हैं वनस्पति। तो इस वजह से वनों की अंधाधुंध कटाई क्या करती है, आवर्धन को बढ़ावा देती है। चौथा है अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई से मिट्टियाँ असंगठित हो जाती हैं। जैसे जितनी अधिक मात्रा में पशु चरेंगे वहाँ की घास वाला जो क्षेत्र वो भी नष्ट हो जाएगा। दूसरा, जो पशु हैं वो अपने खुरों से भी मिट्टी को असंगठित कर देते हैं और असंगठित मिट्टी जितनी ज़्यादा होगी उसका अपरदन उतना ही ज़्यादा होगा। पांचवा कारण, कृषि की अवैज्ञानिक विधियाँ। कृषि की अवैज्ञानिक विधियाँ भी अपरदन को ज़्यादा करती हैं। जैसे जुताई वर्षा जल के बहाव के अगर समानांतर होगी, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे जुताई कर रखी है जो फूट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ऐसे बना दिए जाते हैं तो वर्षा का पानी इसमें सीधा नीचे की ओर जाएगा और इनको और गहरा कर देगा, तो अपरदन इससे ज़्यादा होगा। तो कैसी जुताई करनी चाहिए? समोच्च रेखीय कंटूर टिलेज करनी चाहिए। जैसे कंटूर होता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समोच्च रेखा बोलते हैं। तो समोच्च रेखीय जुताई होनी चाहिए, मतलब ऐसे जुताई होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, पानी पहले एक उसमें जाएगा, एक जो नाली या गली बनी हुई है उसमें जाएगा, फिर वो भर जाएगी तो अगले में जाएगा, इससे अपरदन कम होता है। दूसरा है पर्वतीय इलाकों में सीढ़ीदार खेती अगर हम नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, अपरदन ज़्यादा होगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए अपरदन को कम करने के लिए। इसके हम ये बाद में भी करेंगे भाई। छठा है मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार भी अपरदन को प्रभावित करते हैं। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत असंगठित होती हैं, जैसे अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टियाँ असंगठित होती हैं। इनका पानी से या हवा से बहुत जल्दी इनका अपरदन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। जिन क्षेत्रों में मिट्टी तीव्र ढलान वाली होती है, जिन क्षेत्रों में तीव्र ढलान होता है वहाँ की मिट्टियाँ भी ज़्यादा जल्दी अपरदित हो जाती हैं। तो मिट्टी का प्रकार किस प्रकार का है, वो संगठित है असंगठित है, कैसी हैं, तो निर्भर करता है उनके अपरदन की मात्रा को प्रभावित करता है। वो जैसे रेतीली मिट्टियाँ वो बहुत जल्दी अपरदित हो जाती हैं, इसके बजाय जो चिकनी मिट्टियाँ हैं उनका कम अपरदन हो पाता है, उनकी संरचना ही इस प्रकार की होती है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है, कैसे इसको चेक किया जाए, रोका जाए सॉइल इरोजन को? पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ का मैंने 3 वजह बताई थी, अगर वनस्पति नहीं होगी तो किस प्रकार अपरदित हो जाएगा। तो पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे तो ये तीनों प्रभाव जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे बहाव की मात्रा कम हो जाएगी, पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो बहाव की मात्रा कम हो जाएगी, अपरदन कम हो जाएगा। जड़ें मिट्टी को संरक्षित रखेंगी और वर्षा की बूंदों की मार्ग क्षमता कम हो जाएगी, तो अपरदन अपने आप कम हो जाएगा। बांध बनाना चाहिए। कई बार नदियों में जब बारिश ज़्यादा होती है, नदियों में तेज गति से बहता हुआ पानी नीचे के क्षेत्रों में घुस जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपरदन कर देता है। अगर उस पानी को हम एक जगह रोक लें बांध बनाकर, उससे और भी दूसरे लाभ लिए जा सकते हैं, तो क्या होगा, मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। लेकिन बांध कई बार क्या होता है, मृदा अपरदन का कारण भी बन जाता है। इसको कारण में भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब कई बार बांध अगर टूट जाए तो बहुत सारे नीचे के क्षेत्र को इनोडेट कर देगा, भर देगा पानी से, लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, तो ये अपरदन का भी कारण बन सकता है। कृषि के वैज्ञानिक ढंग। कृषि के वैज्ञानिक ढंग को बनाने से क्या होता है, कृषि के अगर हम वैज्ञानिक ढंग को अपनाएंगे तो अपरदन कम होगा। जैसे यहाँ पर समोच्च रेखीय जुताई हम करेंगे तो अपरदन कम होगा। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाएगी तो भी अपरदन कम होगा। घास लगाना, जैसे वनस्पति का काम है पेड़ पौधे लगाने से अपरदन कम होता है, उसी प्रकार घास से भी कम होता है अपरदन। आप देख भी सकते हो अपने मैदानी इलाकों में, अपने किसी भी क्षेत्र में जहाँ घास कुछ ज़्यादा होता है वहाँ पर पानी बहुत जल्दी नीचे पेनिट्रेट कर जाता है, अपरदन वहाँ पर नहीं होता। नालिकाओं के मुँह बंद कर देना। अगर किसी वजह से अपरदित क्षेत्रों में नालिकाएं अगर बन गई हैं तो उनका मुँह बंद कर देना चाहिए आगे से। ऐसा करने से उसके पीछे तलछट जमा होता रहेगा, आगे अपरदन कम होगा।
छठा, शुष्क प्रदेशों में पेड़ों की रक्षक मेखला लगाना। शुष्क जो क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों में रक्षक मेखला लगानी चाहिए। बड़े तेज गति से बढ़ने वाले जो पेड़ हैं वो लगा देने चाहिए जिससे अपरदन कम हो सके। पोषण नियंत्रण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। अति चराई जो ऊपर था, अति चराई अत्यधिक चराई वाला कारण दिया था, इसके उल्टे हैं सारे जो उपाय हैं। अत्यधिक चराई पर रोक लगा दी जाए तो अपरदन अपने आप कम हो जाएगा। कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीले टीलों को स्थिर बनाया जा सकता है। रेगिस्तान वाले इलाकों में रेतीले जो टीले होते हैं स्थानांतरित होते रहते हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां लगा दी जाए या बहुत जल्दी जो पेड़ उगते हैं वो लगा दिए जाएं तो मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। इसी के साथ अपना चैप्टर पहला जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं बचा है, सारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम करेंगे इतना है, कल करेंगे हम दूसरा लेसन स्टार्ट। थैंक यू।